हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन ऑन आवर चैनल डीएस कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे नए यूट्यूब चैनल डीएस कॉन्सेप्ट की। यहाँ पर आपको मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी के बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट्स, साथ ही हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके और इंडिया जीके। मैं हूँ आपका अपना इंग्लिश गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, फिर हम पढ़ने वाले हैं हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर, फिर हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री, फिर हम पढ़ने वाले हैं इंडिया जीके जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। दोस्तों, हमारा मकसद है आपके लिए लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स आसान बनाना और भारत के और राजस्थान के सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के सवाल और आसान बनाना। चलिए आगे देखते हैं। हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज एंड जीके कॉन्सेप्ट्स। आपको सिखाया जाएगा बेसिक एंड एडवांस लर्निंग कॉन्सेप्ट्स फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम्स। हमारा मेन टारगेट है अभी आने वाली सभी भर्तियों के लिए आपके सभी लर्निंग कॉन्सेप्ट्स आसान बनाना। रिलेटेड टू लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग कौन से एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। हम लोग मेनली टारगेट कर रहे हैं इन एग्जाम्स को: आरएएस, एसआई भर्ती, राजस्थान पुलिस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, राजस्थान गवर्नमेंट एलडीसी, हाई कोर्ट एलडीसी, पटवार, वीडियो, रिट, बीएसटीसी, पीटीईटी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, जूनियर अकाउंटेंट, ऑल कंपटीशन एग्जाम्स ऑफ राजस्थान एंड इंडिया। देखिए दोस्तों, हमें इंग्लिश सीखने के लिए कुछ बातों की जरूरत होगी। तो आइए देखते हैं हमें कौन सी बातों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और हमें अगर ये ज्ञान नहीं है तो हम ये बातें सीखेंगे। देखिए, द कंटेंट वी नीड टू लर्न इंग्लिश, वे चीजें जिनकी हमें जरूरत होगी इंग्लिश सीखने के लिए। सबसे पहले हम सीखेंगे बेसिक ग्रामर एंड स्ट्रक्चर्स। अगर हमारे पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम इसी चैनल पर सीखेंगे। दूसरी बात, हमें चाहिए सिंपल एंड एडवांस वोकेबलरी। सिंपल और एडवांस वोकेबलरी आपके पास होनी चाहिए। अंग्रेजी बनाने के लिए वोकेबलरी यानी शब्दावली की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इसमें हमें सबसे ज्यादा जरूरत होगी वर्ड्स की, यानी अधिक से अधिक शब्द चाहिए होंगे, और वर्ब्स की अधिक से अधिक क्रियाएं चाहिए होंगी। क्रियाएं यानी हिंदी में जो क्रिया होती है उनसे वाक्य बनता है, तो इंग्लिश में भी हमें वर्ब्स की आवश्यकता होगी, और जितने भी शब्द हैं उनके इंग्लिश वर्ड्स आने चाहिए हमें, तभी हम इंग्लिश बना पाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमें जरूरत होगी एडवांस नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। ये हम इसी चैनल पर सीखेंगे। एडवांस नॉलेज ऑफ लैंग्वेज यानी लैंग्वेज में सिचुएशंस के अकॉर्डिंग यूज बदल जाता है, तो वही हम सीखने वाले हैं। उसी को एडवांस नॉलेज ऑफ लैंग्वेज कहते हैं। आगे हम देखेंगे डिफरेंशिएशन बिटवीन स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामेटिकली परफेक्ट इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश और ग्रामेटिकली परफेक्ट इंग्लिश में बहुत फर्क होता है दोस्तों। ग्रामेटिकली परफेक्ट इंग्लिश रिपोर्टर इंग्लिश होती है, और जो बुक्स में छपती है वो ग्रामेटिकली परफेक्ट इंग्लिश होती है। जबकि डेली डे टू डे बोलने में हम लोग जो यूज लेते हैं वो स्पोकन इंग्लिश, उसमें ग्रामर का ध्यान नहीं रखा जाता। यहाँ पर ग्रामर के रूल्स अवॉइड कर दिए जाते हैं और सिर्फ फ्लुएंसी पर ध्यान दिया जाता है, जबकि लिखने में ग्रामेटिकली परफेक्ट इंग्लिश काम आएगी और इसमें ग्रामर के रूल्स फॉलो किए जाते हैं। इसके बिना हम नहीं लिख पाएंगे। फिर आप हमेशा इस बात को याद रखिए, वर्ड्स शुड बी रिमेंबर्ड। शब्दों को याद रखा जाना ही चाहिए। जब हम शब्द याद रखेंगे तो हमें इंग्लिश बनाने में आसानी रहेगी। फिर ऑलवेज अप्लाई रूल्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। सिचुएशंस के हिसाब से हमें रूल्स अप्लाई करने हैं, क्योंकि सिचुएशंस बदलने पर रूल्स बदल जाते हैं, हमें दूसरे रूल्स लगाने होंगे। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करें। फिर हमें इंग्लिश सीखनी है और इसको हम सेक्शन वाइज सीखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्ट्स, यानी इनको अलग अलग भागों में पढ़ेंगे, और बच्चों को यानी कक्षाओं में जो पढ़ाया जाता है, स्कूल्स में जो पढ़ाया जाता है, उनको पार्ट वाइज ही पढ़ाया जाता है।
और पेपर में भी पार्ट वाइज ही आता है। हमारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी पार्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो पार्ट है कंप्रहेंशन यानी पैसेज। जो अनसीन सीन पैसेज होते हैं उनको कंप्रहेंशन में रखते हैं। कंप्रहेंशन का मतलब होता है समझ के सवाल यानी रीडिंग सेक्शन, ठीक है। इसके बाद ग्रामर होती है, ग्रामर के रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। और उसके बाद कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन का मतलब होता है रचना। और चौथा और आखिरी ऑप्शन यानी सेक्शन होता है लिटरेचर और टेक्स्ट बुक, जो आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आज का टॉपिक पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला चैप्टर है बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। आइए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक पढ़ते हैं बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस का बेसिक मूलभूत संरचना क्या होती है वो देखेंगे। किसी भी सेंटेंस की मूलभूत संरचना ये होती है SVO। सभी प्रकार इसी से निकले हैं, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। आज हम सिर्फ मूलभूत संरचना के बारे में बात करेंगे। तो बेसिक सेंटेंस है SVO। S का मतलब है सब्जेक्ट, V का मतलब है वर्ब और O का मतलब है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब विषय नहीं, यहां पर मतलब है कर्ता, यानी कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। फिर V का मतलब वर्ब होता है, वर्ब का मतलब क्रिया। कार्य का होना या करना जो पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। फिर O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। कार्य में जो वस्तु उपयोग में लाई जाती है या अन्य व्यक्ति जो होता है उसको कर्म कहते हैं। उसके लिए मेरे पास एक स्पेशल फॉर्मूला है, अभी सीखेंगे। चलिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, राम प्लेज फुटबॉल। राम फुटबॉल खेलता है। हिंदी में तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना? सबसे पहला है कर्ता आया, फिर कर्म आया और फिर क्रिया आई। और इंग्लिश में ये स्ट्रक्चर बना है, सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आई, फिर ऑब्जेक्ट आया। तो चूंकि हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर कहता है कि हमें हमेशा सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इसी फॉर्मूला से वाक्य बनाना है, तो हम इंग्लिश में सारे ही सेंटेंस इसी फॉर्मूला से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए राम फुटबॉल खेलता है, यह वाक्य कैसे बना है? राम यह इस वाक्य में करता है, प्लेस यह इस वाक्य में क्रिया है और फुटबॉल यह इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चलता है कि ये तीनों अपने अपने जगह पर है? देखिए राम काम करने वाला करता है जिसको सब्जेक्ट कहते हैं, तो काम करने वाले कर्ता को हम सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे यानी पहले नंबर पर। फिर काम जो हो रहा है उसको ठीक कर्ता के बाद रखा जाता है। प्ले यानी खेलना, यह टेंस के अकॉर्डिंग लगी हुई है, प्लेस तो खेलता है, इसका मतलब बना है खेलता है, तो वर्ब को ठीक कर्ता के बाद रखना है दूसरे नंबर पे। और फिर ऑब्जेक्ट या अदर जो कुछ बचता है वो वर्ब के बाद रहता है। तो फुटबॉल, फुटबॉल का मतलब होता है फुटबॉल, तो फुटबॉल का मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए आया है। देखिए कैसे हुआ, राम फुटबॉल खेलता है, तो हमें कर्ता पता है, क्रिया पता है। कर्म का कैसे पता करेंगे? कर्म का पता करने के लिए क्रिया से दो प्रश्न पूछेंगे आप। क्रिया से दो प्रश्न पूछेंगे, क्या और किसको। क्या और किसको पूछने पर आपको कर्म पता चलेगा। देखिए पूछकर, राम फुटबॉल खेलता है, तो इसको गायब करके देखते हैं अपन। राम क्या खेलता है? फुटबॉल। राम क्या खेलता है? फुटबॉल। तो फुटबॉल कर्म है। कैसे पता चला? हमने इस वाक्य से पूछा, क्रिया से पूछा क्या, तो राम क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है।
क्या पूछने से हमें ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। तो इंग्लिश में राम प्लेज फुटबॉल, और फुटबॉल को सबसे आखिरी में लगाना है, यानी ऑब्जेक्ट को सबसे आखिरी में लगाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आप क्या पूछेंगे, क्रिया से पूछना है क्या और किसको। जैसे एक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। राम ने सीता को एक उपहार दिया, तो राम ने सीता को क्या दिया, तो एक उपहार। पहला ऑब्जेक्ट तो क्या पूछने से आ गया, और राम ने किसको एक उपहार दिया, राम ने सीता को एक उपहार दिया, तो किसको पूछने से दूसरा ऑब्जेक्ट आया। तो दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। चलिए इनको अलग अलग पढ़ते हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट यानी कार्य को करने वाला कर्ता। देखिए कार्य को करने वाला कर्ता कौन होता है, सब्जेक्टिव केस में ये वाले कर्ता होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में ये वाले कर्ता होते हैं, और पजेसिव केस में ये वाले कर्ता होते हैं। अब अपन ने देख लिया सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। तो ये सब क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट के स्थान पे लगने वाले कर्ता, यानी यहां लगने वाले, शुरुआत में लगने वाले कर्ता सब्जेक्टिव केस होते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कौन से वाले होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। जैसे उसने मुझे एक पुस्तक दी, ही गेव मी ए बुक। तो गेव के बाद यानी वर्ब के ठीक बाद मी आया, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस बना। और उसने मुझे मेरी पुस्तक दी, ही गेव मी माई बुक, उसने मुझे मेरी पुस्तक दी। तो माई संबंध बताने वाले कर्ता, जो हमारा किसी वस्तु से संबंध बताएंगे उन्हें पजेसिव केस कर्ता कहते हैं। तो बेसिकली आपका ये सब्जेक्ट टेबल याद रखिएगा। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। सब्जेक्टिव केस में प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता कौन कौन से हैं, आई, वी, यू, दे। आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे। और पास्ट में जाने के बाद इसके अंदर ने लग जाता है। पास्ट में हम बोलते हैं मैंने उसे एक उपहार दिया, यानी ने लग जाता है। आई का मतलब मैंने भी होता है, वी का मतलब हमने, यू का मतलब तुमने, दे का मतलब उन्होंने। इनके ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी यानी मुझे। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस यानी हमें। यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू यानी तुम्हें। और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम यानी उन्हें। इनके पजेसिव केस देखिए। आई का पजेसिव केस होता है माई यानी मेरा। वी का पजेसिव केस होता है अवर यानी हमारा। यू का पजेसिव केस होता है योर यानी तुम्हारा। और दे का पजेसिव केस होता है देयर यानी उनका। अब देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी एक वचन कर्ता। एक वचन कर्ता होते हैं ही यानी वह, पुल्लिंग के लिए आता है यानी लड़का, व्यक्ति, आदमी, इनके लिए ही आएगा। और सी लड़की के लिए, औरत के लिए शी आता है। तो सी का मतलब होता है वह, स्त्रीलिंग। और इट का मतलब होता है यह, और यह आता है जानवर और वस्तु के लिए। और नेम का मतलब होता है नाम। ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी एक वचन कर्ता होते हैं। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, जिसका मतलब होता है उसे। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, जिसका मतलब होता है उसे। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है, जिसका मतलब होता है इसे। और नेम का ऑब्जेक्टिव केस नेम ही होता है, नाम को। इनके पजेसिव केस देखिए। ही का पजेसिव केस होता है हिज, मतलब उसका, उसकी, उसकी। शी का पजेसिव केस होता है हर, यानी उसका, उसकी, उसकी। इट का पजेसिव केस होता है इट्स, यानी इसका। और नेम का पजेसिव केस होता है नेम्स, नेम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ होता है, यानी नाम का। देखिए आपको अंग्रेजी में सबसे पहले सब्जेक्ट की टेबल याद करनी चाहिए। यह याद करने पर कम से कम हमारा पहला काम यानी सब्जेक्ट लिखने का काम आ जाएगा। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए खूब सारे वर्ड्स
याद रखने पड़ेंगे जो डेली रूटीन में आते हैं। और नॉर्मली सब्जेक्ट्स प्रोफेशंस भी बनते हैं। प्रोफेशंस जितने भी व्यवसाय हैं वे भी सब्जेक्ट बनते हैं। व्यवसाय जैसे ए पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ, यानी एक पुलिस वाले ने एक चोर को गिरफ्तार किया। ए फार्मर प्लोड हिज फील्ड, एक किसान ने अपने खेत को जोता। तो प्रोफेशंस सीधे सीधे ही सब्जेक्ट बनते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगी वर्ब। वर्ब आप पढ़ेंगे इस तरीके से, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होती है। ये कैसे होती है देखिए। जैसे फर्स्ट फॉर्म आप सबसे पहले यूनिवर्सल वाली पढ़िए, जिसका मतलब होता है गो, जैसे गो यानी जाना, वेंट यानी गया, गॉन यानी जा चुका, गोइंग जा रहा, गोस जाता है। ये ग्रामर के हिसाब से कैसे लगेंगे हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। और आपका गोल्डन रूल जो आज आपने नया सीखा है वो है ये ऑब्जेक्ट का पता करना, यानी कर्म का पता करना। कर्म का पता करने के लिए आपको क्या करना है, क्रिया से दो प्रश्न पूछने हैं। कौन से प्रश्न पूछेंगे आप, क्या और किसको। क्या और किसको पूछने से आपको ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको हिंदी में भी काम आएगा, इंग्लिश में भी काम आएगा। आप देखते रहिए हमारा चैनल DS कॉन्सेप्ट, जिस पर आपको सबसे आसान लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। मैं रोज का एक वीडियो डाल दिया करूंगा आपके लिए, और आप सीखते रहिए इंग्लिश ग्रामर। मैं हूं आपका अपना इंग्लिश गुरुजी। चलिए आज का सेशन खत्म करते हैं। नमस्कार।